नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं आपका अपना ये बेहद ही खास प्रोग्राम सेहत और मर्ज। नाज़रीन, जब हम सेहत की बात करते हैं तो हमेशा मोहतात रहना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े। और कभी आप अपने गुज़िश्ता दिनों में या सालों के अंदर अगर आप कभी बीमार पड़े हों तो आप चाहते हैं कि आइंदा के लिए आप तमाम उन चीज़ों से मोहतात रहें जिनकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताएगा कौन, और ये सारे के सारे जो हम कहेंगे एक तरीके से बचने के तरीके होते हैं इन बीमारियों से, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम खाते हैं पीते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसको अगर हम जान ले तो हम अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये सब चीज़ें हमें बताने और समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात। आपको बता दें, हम डॉक्टर साहब डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के बानी और रूह रवा हैं, इसलिए और इसके अलावा आपको बता दें इस हॉस्पिटल की 2 शाख भी हैं, वानमबाड़ी और बेंगलुरु में। तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर, जो कि प्रोग्राम के दौरान आपको मुसलसल फ्लैश होते भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आज हम जो मौजू लेकर आए हैं, जो बात लेकर आए हैं, सबसे पहले जब इंसान शादी करता है तो वो यही सोचता है कि अब उसे अपनी फैमिली बढ़ानी है, अपनी फैमिली चेन जो चलती चली आ रही है उस फैमिली चेन को वो आगे बढ़ाता चला जाए। लेकिन इनफर्टिलिटी एक इतना बड़ा, इसके अंदर हम कहेंगे कि रखना डालता है, इस चीज़ को रोकता है आपकी इस सोच में। फिर इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, क्योंकि ये माशरा उसे जीने नहीं देता, इसी बात को कह के कि आपके घर में औलाद क्यों नहीं हुई। आखिर क्या ऐसी वजह होती है कि शादी के 5 साल बाद भी, 7 साल बाद भी आपके घर में कोई औलाद नहीं हो पाती है, आप माँ बाप होने का जो दर्जा है वो नहीं आपको मिल पाता है? आइए जानते हैं हकीम साहब से। क्या कहेंगे हकीम साहब आप? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है शादी और निकाह जो है इसी वजह से करते हैं कि अपनी फैमिली को बरकरार रखें और जो भी अपना कमाया हुआ है वो अपने बच्चों पे खर्च करें। सबकी ख्वाहिश भी होती है और ज़रूरत भी होती है, और इस्लाम ने भी जो है उसको काफ़ी हद तक जो है इसीलिए निकाह को ऐसे औरतों से करने के लिए कहा है जिनके जो है ज़्यादा औलाद हो सकते हैं, यानी उनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखना चाहिए। अगर उनके माँ को या उनके जो है दादी वगैरह को जो है ज़्यादा औलाद हैं तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरत को जो है उनके ख़ानदान की औरत को आप निकाह करें। अब मसला ये होता है कि कुछ वजह से ये जो है औलाद होने में दुश्वारी पैदा होती है, जिसके अंदर मर्दों के जो है कुछ रीज़न्स होते हैं और औरतों के कुछ रीज़न होते हैं। ख़ासकर जो औरतों के अंदर ये आजकल जो जंक फूड इस्तेमाल करने की वजह से और वर्जिश की कमी की वजह से और रात में जो है जागने दिन में काम करने की वजह से जो असल जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो 3 हैं। जैसा कुछ औरतें होती हैं जिनको और ओवरी के अंदर जो है सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, जिसको पीसीओडी कहते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। ये एक अहम रीज़न होता है औलाद ना होने का। इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब है, जो ओवरी से लेकर यूट्रस के दरमियान में एक ट्यूब होती है जिसके ज़रिए से ओवम जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो और तीसरा जो रीज़न है यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी घाट हो जाती है यूट्रस के अंदर। तो बच्चा जो है अगर प्रेग्नेंट होता भी है, औरत प्रेग्नेंट होती भी है, तो वहाँ पर बच्चा पल नहीं पाता है। तो ये 3 अहम रीज़न होते हैं औरतों में। और मर्दों के अंदर जो सेमेन के अंदर जो स्पर्म्स है, जो कीड़े कहते हैं, वो या तो कम होते हैं जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या बिल्कुल नहीं होते हैं जिसको एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये 2 असल रीज़न होते हैं। और मर्दों के अंदर भी क्या है, ज़्यादातर टाइट कलर जो है टाइट कपड़े पहनने की वजह से, या एक आजकल जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका वजह ये है कि मतलब बैठे रहते हैं, कंटिन्यूसली वो बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। और कुछ लोग जो है ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शराब हो या जो है सिगरेट नोशी हो, जो कि बहुत ज़्यादा आम है। कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो ऐसे लोगों को ज़्यादा पीते रहते हैं, उनका उतना टेंशन रहता है कामों का, तो जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली स्पर्म जो है वो मरना, ये असल रीज़न है औलाद ना होने के। और अगर डॉक्टर साहब बात करें कि अब किसी को अगर औलाद नहीं हो रही है और शादी का काफ़ी अरसा भी बीत गया है, तो टेस्ट अगर करवाने हो तो कौन से ऐसे टेस्ट होंगे जो करवाने चाहिए? इसमें मर्दों के अलग हैं, औरतों के अलग हैं। जैसा मर्दों के अंदर जो है सेमेन एनालिसिस बोल के आता है, उसके अंदर वो टेस्ट कर लें, इसके अंदर पता चल जाएगा कि स्पर्म जो है कितने हैं। अगर कम है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हॉस्पिटल में इतनी अच्छी इलाज है माशाल्लाह, और उसके अंदर जो है स्पर्म्स भी तकरीबन जो है 80 मिलियन तक आ जाते हैं 2-3 महीने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है अगर एज़ोस्पर्मिया है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए टाइम लगता है। इसी तरीके से औरतों के अंदर जो है 2-3 अलग अलग टेस्ट हैं। बेसिक टेस्ट है, एक अल्ट्रासोनोग्राफिकल है, नॉर्मल स्कैन। अगर पीसीओडी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने हॉस्पिटल में उसका भी इलाज है।
इसके अलावा जो है अगर थोड़ा सा और जो है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज वगैरह है तो उसके वास्ते एक टेस्ट आता है HSG बोल के, वो टेस्ट करना पड़ता है। वो थोड़ा सा एडवांस टेस्ट है, उसके ज़रिए से पता चल जाता है। और अगर इलाज की बात की जाए तो फिर यूनानी में किस तरह से इलाज होता है? यूनानी के अंदर प्यूरिफिकेशन थेरेपी का एक ऐसे नहीं, बहुत ज़माने से जो है औरतों का जो है माँ बनने के जो काबिल नहीं है, काफ़ी अरसे से इसका इलाज चलता आ रहा है। कई क़दीम ज़माने के हकीम भी जो है उसका इलाज करते आ रहे हैं, आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज होता है। इसी तरह मर्दों के अंदर जो है अगर वो कमज़ोरी का हो या स्पर्म बढ़ाने का हो या जो है प्रोडक्शन ऑफ सेमेन का हो तो बहुत जो है आसानी तरीके से जो है यूनानी के अंदर उसका इलाज है। एलोपैथिक जो है उसके अंदर फेलियर है कहीं ना कहीं, तो यूनानी जो है बहुत आसानी से उसका इलाज हो जाता है। बट अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह दवा खाने के 2-3 महीने के बाद अल्लाह का अगर हुक्म है तो कंसीव होना आसान हो जाते हैं। नाज़रीन, तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि इनफर्टिलिटी से भी फाइट किया जा सकता है, इससे भी लड़ा जा सकता है कि लेकिन आपको इसके लिए जो आपकी विल पावर है वो ख़त्म नहीं करनी है और जो चाह है औलाद की वो बरकरार रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई मज़ीद जानकारी चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, अब हम बात करने जा रहे हैं एक और आज़ाए रईसा के बारे में जो हमारे जिस्म का एक ऐसा हिस्सा है जो कि पूरी बॉडी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम बात कर रहे हैं लीवर की, जिसको हम कलेजा भी कहते हैं। ये जो लीवर हिस्सा होता है एक तरीके से हमारे जिस्म की भट्टी होता है जहाँ पर चीज़ें हमारी प्योरीफाई भी होती हैं और चर्बी भी यहाँ पर गलती है। हर चीज़, लीवर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन लीवर फेलियर के इतने ज़्यादा केसेस इन दिनों सामने आ रहे हैं, लीवर में इतनी ज़्यादा दिक्कत लोगों को आ रही है, अब वो निज़ाम हज़्म हो या कोई और हो, सब दरहम बरहम हो जाता है अगर लीवर आपका ख़राब है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जानते हैं लीवर से मुताल्लिक़ अलग अलग बीमारियों के बारे में। क्या बताएंगे हकीम साहब? देखिए, जैसे आपने कहा कि लीवर जो है हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यूनानी के अंदर जो है लीवर को बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई। दवाएं भी अगर आप देखेंगे तो जिगर के इस्लाह के लिए, यानी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की, किडनी की, यूनानी के अंदर पहले जिगर की इस्लाह होना चाहिए। जी। क्योंकि ह्यूमर्स जहाँ पर बनते हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा, जिसके गैर एतदाली की वजह से बीमारियां आते हैं, वो लिवर के थ्रू ही होते हैं। जी। तो यूनानी की कोई भी बीमारी का इलाज पहले लिवर को ठीक करना चाहिए, और एक दवा तो लिवर की होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लिवर के जो डिसीजेस होते हैं, चाहे वो गॉल जो है अपना जॉन्डिस हो या लिवर जो हेपेटाइटिस हो या जो है फैटी लिवर हो या सिरोसिस ऑफ लिवर हो, यूनानी के अंदर बेहतरीन इलाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर ही अगर खुदा ना खासा लिवर फंक्शन जो है ख़राब है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है जैसा आपने कहा कि लिवर जो है मेटाबॉलिज्म का काम करता है, यानी हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, वो लिवर को जाता है और उसके बाद फिर जो है जिसको जितना पहुंचाना है उसका काम है। हमारे जो है आजकल जो दावतों के नाम पे जो हम गड़बड़ करते हैं, एक लिमिट नहीं, अगर वो भी फ्री में दावत मिल जाए तो उसकी लिमिटेशन ही नहीं होती, मतलब खाओ कैसे भी खाओ कैसे, तो इसकी वजह से सबसे पहले लिवर डैमेज होता है, फिर लिवर जो है उसके अंदर फैट भरता है, उसके बाद फिर हिपैटोमेगाली, लिवर बढ़ जाता है, उसके बाद जो है लिवर फूकना शुरू होके फिर श्रिंक हो जाता है, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं। यूनानी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसका सबका जो है बेहतरीन इलाज मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर आपके लीवर में कोई तकलीफ हो रही है, अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी अम्मी भी इस तरह की कई बार शिकायत करती है, और दीगर हमने देखा है कि घर के जो अपने हैं कहते हैं कि यहाँ बीच में सेंटर में बहुत पेन हो रहा है, अब गालिबन वो जिगर में ही शायद दर्द हो रहा होता है, तो ये किस चीज़ की अलामत माने हम इसे? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जिगर के लिए जो आप पॉइंट बता रहे हो ये गैस्ट्राइटिस का है। जब गैस ज़्यादा हो जाती है या अल्सरेटिव कोलिटिस होता है तो इस जगह पे पेन होता है। लीवर के लिए इस जगह पे जो है स्लाइटली पेन होता है। डायरेक्टली जो है हम स्कैन जब कर लेंगे और लिवर फंक्शन टेस्ट कर लेंगे ब्लड टेस्ट में, तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि मतलब किस वजह से पेन हो रहा है। और अगर हम ग़िज़ा की बात करें तो वक्त पे अगर हम कोई ग़िज़ा लें तो क्या ऐसी ग़िज़ा शामिल रखें हम अपनी उसमें कि हमारा लीवर जो है, हमारा जिगर जो है बहुत ही सेहतमंद रहे? देखिए, रॉ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। अगर हम 5,000 साल के पहले पैदा होते तो हमारे पास क्या थे? वही जो है नेचर था, वही वेजिटेबल्स थे, वही फ्रूट्स अवेलेबल थे जो लोग खाते थे। और अगर जो है नॉनवेज भी खाना है तो उसको रोस्ट करके खाते थे। मगर आज जो है सिर्फ टेस्ट की वजह से जो हम खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से लिवर ख़राब हो जाता है। आज भी अगर उसकी इस्लाह करना है तो नेचुरल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ख़ासकर अनार का इस्तेमाल करें,
और इसके अलावा जो है कासनी बोल के एक पत्ती आती है, वो जो कि जालिनूस कहते हैं, इट इज़ ए फ्रेंड ऑफ लिवर। अगर कोई भी बीमारी हो अल्हम्दुलिल्लाह तो जो है वो कासनी की जो पत्ते है वो फ़ायदा करती है। और इलाज की अगर बात करें तो यूनानी में अगर किसी का लीवर डैमेज है या फिर जॉन्डिस की आपने बात बताई या फैटी लीवर की बात बताई, तो यूनानी में किस तरह से इलाज होता है? हम कैसे इलाज करते हैं कि पेशेंट का जो है ब्लड टेस्ट करते हैं और सोनोग्राफी करते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वो कमी है, चाहे वो जॉन्डिस की हो, चाहे हेपेटाइटिस की हो, चाहे इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे जो है हर किसी भी किस्म का जो है फैटी लिवर हो, तो हम उसके हिसाब से यूनानी मेडिसिन देते हैं, चाहे वो शरबत की शक्ल में, माजून की शक्ल में, अरक की शक्ल में, तो जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जी जी, तो इस तरह से आप इलाज करते हैं, यानी कि धीरे धीरे होता है, लेकिन सब्र इसमें करना पड़ेगा। 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं। जी जी। नाज़रीन, आज अब हम लीवर के बाद आ जाते हैं उसी के एक पड़ोसी की हम बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं दिल के बारे में। दिल तो आप सभी जानते हैं कि अगर दिल रुक जाए, अपना काम करना बंद कर दे, तो इंसान के जिस्म की जान ही चली जाती है। लेकिन अब आज के वक्त में आप ये देखते हैं, पहले हम सुनते थे कि फला को हार्ट अटैक आ गया है और किसी के दिल में छेद है या फिर दिल अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें हम सुनते थे। लेकिन अब ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही हैं, बाज़ वक्त हम देखते हैं छोटे बच्चों में भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें दिल के बारे में, तो अगर आपका हार्ट ठीक नहीं है तो इसकी वजह क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो दिल को डैमेज करती है, ये जानते हैं हकीम साहब से? देखिए, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही है कि जो क़ल्ब है ये सबसे जो है अहम रोल अदा करता है, ऑर्गन है। और WHO के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात जो है इसके हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो दिल कमज़ोर हो जाता है या दिल को पहुंचाने वाले जो आर्टरीज होते हैं उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाती है। सबसे पहले जो है वर्जिश का ना करना, ये सबसे अहम रोल है हार्ट अटैक आने का। दूसरा, ग़िज़ा का बेएतदाली, कुछ भी खा लेना, लिमिट नहीं, जितना खाया उतना वर्जिश नहीं करना। और तीसरा, जंक फूड। इसके अलावा जो है जिन लोगों को ब्लड प्रेशर जो है अबनॉर्मल रहता है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो यूनानी के अंदर क़ल्ब को ताकत देने के लिए बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं। बहुत से पेशेंट हैं जिनका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है 50% काम करता है, 52% काम करता है यूनानी मेडिसिन खाने के बाद। एलोपैथिक में जो है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी क़ल्ब को ताकत देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए दवा देते हैं, पेस मेकर लगा देते हैं, मगर ब्लॉकेज को निकालने के लिए भी दवा नहीं है, खून को पतला करने के लिए देते हैं वगैरह। तो हमारे पास जो यूनानी मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेजेस हो, चाहे वो 70% हो या 80% भी हो, 3 से 4 महीने अगर दवाएं कंटिन्यू करते रहते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीटली अच्छे होने के चांसेस हैं। हार्ट अटैक आ गया, पता हुआ कि मतलब फिर भी एंजियोग्राफी की ब्लॉकेज दिखा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक दवा है जिसको शरबत क़ल्ब कहते हैं, जिसके कंटिन्यू इस्तेमाल करने से जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कम्प्लीटली क्यूर हो जाता है। मोस्टली क्या होता है कि 50 साल के बाद या 60 ईयर्स के बाद किसी को भी अगर एंजियोग्राफी करके देखेंगे तो 60% 70% ब्लॉकेज जो है होता ही है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है यूनानी मेडिसिन के अंदर ब्लॉकेज के लिए भी बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा जो है क़ल्ब को ताकत देने के लिए भी बेहतरीन इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने हार्ट अटैक का भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो इसकी अलामत अगर मैं पहचाननी हो तो फिर किस तरह से पहचान करेंगे हम? हार्ट अटैक आ गया तो वो इतना ख़तरनाक पेन होता है चेस्ट के पास, वो जो शख्स जिसको हार्ट अटैक आया वहीं पर जो है पकड़ के नीचे गिर जाता है। वो 1 सेकेंड के लिए भी एक कदम उठा के आगे रख नहीं सकता और वॉमिटिंग होती है, उसको शिद्दत का सर में दर्द होता है। इसके अलावा जो है जैसा ये सर्विकल का जो पेन होता है यहाँ से लेके पूरा फीचर तक सीवियर पेन होता है, तो ऐसे वक्त में जो है इमरजेंसी इलाज करना ज़रूरी होता है इंशाअल्लाह ताला। फिर अगर इमरजेंसी से निकल के वो बाहर आ गया तो फ्यूचर में दवाओं के ज़रिए से वो ठीक हो सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन अगर बात करें कि खून की जो नलियाँ होती हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारे क़ल्ब का काम होता है वो बेसिकली यही होता है कि वो ब्लड को पंप करता है और सभी जगह वो ब्लड को पंप करके पहुंचाता है। अगर उन्हीं नलियों में ही, उन्हीं जो रास्तों में ब्लॉकेज आ जाए तब फिर क्या करना चाहिए? यही तो मैं आपको बता रहा था जी कि घर के अंदर अगर जो है जब खाते हैं हम तो पानी के अंदर, गर्म पानी में अगर मोस्टली जो है जैतून का तेल 1 टीस्पून डाल के पीते रहें, या लेमन के कुछ खतरे अगर डाल के इस्तेमाल करें, या सेब का सिरका है,
अदरक की चाय विदाउट मिल्क, ये सारी चीज़ें भी ब्लॉकेज के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो ये खून पतला करने का बेसिकली काम करती हैं? ये ब्लॉकेज को निकालने का काम करता है, अच्छा। खून को पतला नहीं करता। जी, चलिए अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब एक ऐसा शख्स जो कि इस बीमारी में मुब्तला है, हार्ट पेशेंट है लेकिन से, तो किस तरह की ग़िज़ा उसे शामिल करनी चाहिए खाने के अंदर और किस ग़िज़ा से उसे बचना चाहिए? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 5 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसके इस्तेमाल करने से खल्क़ को ताकत पहुँचता है। जैसे बार्ली है, अनार का इस्तेमाल है, खजूर का इस्तेमाल है, और इसके अलावा जो है जैतून है, लेमन के ख़तरे हैं, ये खाएं। और जंक फूड का जो नहीं खाना है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जंक फूड। देसी घी खा सकते हैं। एक मरतबा कह रहे थे कि देसी घी खाने से जो है वो हार्ट अटैक आता है, जी जी। मगर आज का रिसर्च ये साबित करता है कि जो लोग देसी घी खाते हैं, बेसिकली लोग कहते हैं चर्बी वाली चीज़ों से बचो। हाँ, नहीं, असल में चर्बी भी ज़रूरत है क्योंकि फिसलने के लिए खून उसकी ज़रूरत पड़ती है, मगर वो आर्टिफिशियल ना हो, मतलब जंक फूड के ज़रिए से वो इस्तेमाल ना करें। अच्छा। आप नेचुरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी जी। चलिए नाज़रीन, ये तो हमने दिल के बारे में जाना, कल्ब के बारे में जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन हर इंसान को खुश रहने के लिए चैन की ज़रूरत होती है, एक सुकून की ज़रूरत होती है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं अगले मौजू पर, वो बात करने जा रही हैं डिप्रेशन से मुताल्लिक़। डिप्रेशन यानी कि तनाव, जो कि जहनी तौर पर इंसान को बीमार कर देता है, और जब इंसान का जहनी तवाज़ुन ही बिगड़ जाता है तो मान के चलिए कि जिस्म का फिर कोई हिस्सा सही नहीं रह सकता है, क्योंकि आप ना ठीक से खा पाएंगे, आप हर वक्त सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे। और हिंदी में कहते भी हैं कि जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। तो अगर आप चिंता करते रहेंगे, डिप्रेशन लेते रहेंगे, तनाव लेते रहेंगे, तो फिर उससे बचना अब फिर मुमकिन नहीं है। और आज के वक्त में अगर डॉक्टर साहब हम देखें तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं बीमारियों से ज़्यादा तनाव के शिकार हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी, इसके अंदर बहुत से लोग जो मालदार लोग हैं, ये लोग डिप्रेशन में जाते हैं। जी जी जी। गरीब बेचारे भी फिर भी जो है ना, जो सिचुएशन होते हैं उसको हैंडल करने के अंदर उनके अंदर सलाहियत होती है। जो मालदार लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे किसी की शादी हो गई तो जो है सास चाहती है कि बहू जो है उसकी पूरी बात माने, और बहू चाहती है कि सास उनके अंडर में काम करें। इसी तरीके से अगर हस्बैंड है, चाहता है कि वाइफ जो है जो मैं हुक्म दूँ उसको पूरा करे। जब एक्सपेक्टेशन करके जब चीज़ वो नहीं मिलती है तो इंसान ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन में जब जाने के वक्त में, और जो लोग डिप्रेशन में चले गए, ऐसे लोगों को देखेंगे वो जो है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। लेकिन नौजवान पीढ़ी ज़्यादा मुतासिर है इससे। हाँ, इस वजह से कि नौजवान, देखिए एक ज़माना था जब हम ट्रैवल करते थे ट्रेन में 3 घंटे 4 घंटे, पूरा रास्ता जो है बैठ के बातें हम करते थे, एक दूसरे की अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, हालांकि वो 3% हुआ करता था। मगर आज क्या हो गया, मोबाइल रहने की वजह से वो और उसका दिमाग सिर्फ, और आजकल जो न्यूज़ आती है, आजकल जो प्रोग्राम्स आते हैं, ज़्यादातर वो खुद देख के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ, वही हमने अपने आप को एक महदूद कर लिया है एक तरीके से। आप फैमिली तक अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज क्या है, हरियाली है। हरे कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल है। जी जी। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर रहना है। तो राहत पाने के लिए क्या करें फिर? राहत पाने के लिए देखिए, कई लोग जो है, अगर आप दूसरे साइकोट्रिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो खाली एंटी डिप्रेशन टैबलेट, फिर नींद की दवा, सेडेटिव मेडिसिन देते हैं। देखिए, रात में 8 घंटे सोना डिप्रेशन को ठीक कर देता है, नंबर 1। दूसरी बात, अपनी बात को शेयर करें। जी जी। चाहे कुछ हो, मतलब अंदर जितना आप दबा के रखेंगे वो प्रॉब्लम आएगा। और यूनानी के अंदर अब से नहीं, मायूसी का हजारों सालों से बेहतरीन यूनानी में अच्छा इलाज है, बेहतरीन इलाज जी है, जी। जिसके खाने पे अल्हम्दुलिल्लाह वो डिप्रेशन से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरीके से इलाज करते हैं आप? देखिए, इसमें 2 किस्म का इलाज है। एक एक्सटर्नल थेरापीज भी हम करते हैं, जैसा हिजामा, कपिंग और जो है एक्यूपंक्चर, जो कि बेहद फ़ायदा करता है। और इंटरनल मेडिसिन है, कुछ हलवे, कुछ टैबलेट्स हैं जो कि नेचुरल है, वो एडिक्शन भी पैदा नहीं करता। जी जी। 3-4 महीने के दवा से जो है, स्टार्टिंग में तो हम एंटी डिप्रेशन और सेडेटिव कंटिन्यू कराते हैं जो एलोपैथिक डॉक्टर्स देते हैं, और हमारी दवा देने के बाद उसको धीरे धीरे बंद कर देते हैं। चलिए नाज़रीन, हम तो फिर भी यही कहना चाहेंगे, अल्लाह पे पूरा एतमाद रखें और तवक्कुल बनाए रखें, क्योंकि अल्लाह जब कोई अपनी आपकी ज़िंदगी में कुछ करता है तो ये मान के चलिए कि इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट कहा जाता है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मायूसी का दामन छोड़कर खुशियों का दामन पकड़ना ही असल ज़िंदगी होती है। तो डिप्रेशन से दूर रखना ही अपने आप को सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि आप ही डिप्रेशन में जब जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको इस तरह देखकर आपकी पूरी फैमिली भी डिप्रेशन में जा सकती है, वो भी परेशान हो सकती है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई हकीम साहब
आपने, लेकिन अब एक और बीमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं लेना चाहूँगी। अल्बुमिन न्यूरिया। अल्बुमिन न्यूरिया ये बीमारी है, इसका नाम जितना मुश्किल है, क्या ये वाकई ये बीमारी भी उतनी ज़्यादा खतरनाक है? आइए जानते हैं हम हकीम साहब से। देखिए, अल्बुमिन न्यूरिया यानी यूरिन में अल्बुमिन का या प्रोटीन का खारिज होना जी, ये किडनी फेलियर की एक अहम अलामत है। नेफ्रॉन अगर आप देखेंगे, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है वही एक्चुअली काम करता है, तो यूरिन में प्रोटीन निकलता है जी, और यूरिन में प्रोटीन निकलने की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। अब क्या होता है, लोग स्टेरॉइड्स खाते रहते हैं, उस वक्त में थोड़ा सा यूरिन में प्रोटीन जो आ रहा है वो बंद हो जाता है और लोग खुश हो जाते हैं कि मैं ठीक हो गया, और जैसे ही उसका डोज कम करते हैं फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यूनानी के अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि किडनी को ताकत देना जी, और खून को साफ करना, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन जो प्रोटीन है कुदरती तौर पर जो है कम होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेरॉइड्स की क्वांटिटी वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और कई लोग जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके अंदर भी जो है सेम प्रॉब्लम आती है, यूरिन में प्रोटीन निकलते हैं और जो है चेहरा और जो है पैर वगैरह एकदम सूज जाते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ में यूनानी जो है एज ए सपोर्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फर्दर डैमेज भी नहीं होगा। जैसे जितने लोग अल्बुमिन यूरिया के अंदर मुतासिर होते हैं, फाइनली वो क्या होता है, किडनी फेलियर में जाके फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ के फिर उनका डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन की नौबत उनको आ जाती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब कई लोग जो नाजरीन होते हैं वो पहले अपनी बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जी, जी, उसके बाद में जब एलोपैथिक में अच्छा नहीं होता तो यूनानी डॉक्टर को देखते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप यूनानी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, यूनानी हकीम से अपना इलाज करें, कुदरती दवाओं से, ऑर्गेनिक दवाओं से इलाज करें। आपको फ़ायदा कम या ज़्यादा होगा मगर नुकसान नहीं होगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ तब जाके आप एलोपैथिक को करें। ये उल्टा करते हैं, एलोपैथिक में जब नहीं होता तो फिर हकीम साहब के पास आते हैं, सारी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। तो मैं वो लोगों से गुजारिश करें, कोई भी बीमारी हो पहले जो है कंसल्ट करें, उसका इलाज करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इब्तदाई तौर पर अलामत की पहचान करनी हो तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, यूरिन के अंदर जो है प्रोटीन निकलता है तो अच्छा मालूम होता है कि जो है पेशाब करने के बाद पूरा जो टॉयलेट का जो हिस्सा है वो झाग हो जाता है जी, जी, और पेशेंट एकदम वीक हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो गिर जाएगा अभी पेशाब करने के बाद, और पैरों में सूजन और आंखों के नीचे सूजन शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये यूरिन में प्रोटीन है। तो यूरिन एनालिसिस एक टेस्ट है, अगर वो करके एक मरतबा देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पेशाब के अंदर कितना प्रोटीन खारिज हो रहा है। जी, एक बार हमने पहले भी जब चर्चा की है इस मुतालिक, तो आपने बताया था कि क्योंकि यूरिन का ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है और किडनी का ही पूरा फंक्शन है, तो क्या आगे चलकर किडनी को भी डैमेज कर सकता है? जी, जाहिर सी बात है। अगर जो है मैं आपको कह रहा था यही कि नेफ्रॉन को अगर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे गूगल में जाके, तो नेफ्रॉन के 3 एक्चुअली उसको हिस्से हैं जो डिवाइड किया गया है, ग्लोमर और जो है हेड बॉडी टेल के नाम से। टेल जब खराब होता है तो यूरिन में प्रोटीन आता है, और जो ग्लोमर जो मेन जो हिस्सा होता है किडनी का, उसको ग्लोमर कहते हैं, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। बाद में पेशेंट जो है डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की उसको जरूरत पड़ती है। इनिशियल स्टेज में अगर वो इसका इलाज कर लेता है तो इंशाल्लाह फिर फर्दर जो है बीमारियां हैं उससे वो बच सकता है। तो ये मर्द और औरतों दोनों में बराबर पाया जाता है? बराबर पाया जाता है। अच्छा, दोनों में से किसी को भी हो सकता है? ज्यादा होता है, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोल के एक बीमारी है, उसके हिसाब से जो है अल्बुमिन, उसमें भी अल्बुमिन एक अलामत है, खुद बीमारी नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी है। तो ये कोई खास ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से ऐसा होता है? ऐसा विटामिन का इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। असल में यह है कि गुर्दे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में आप बच्चों का जिक्र करते हैं तो माशाल्लाह बच्चे तो बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, तो ऐसी इतनी छोटी एज में? नहीं, बहुत बच्चे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखेंगे 2 साल के, 3 साल के, 1 साल के बच्चे मुतासिर हैं, क्योंकि शायद आपकी नज़र में उतने लोग नहीं होंगे क्योंकि हम इसी का इलाज करते हैं। तो हमारे पास बहुत से बच्चे हैं जिनका जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज चल रहा है। तो यूनानी किस तरह से इसको देखता है, कैसे इलाज इसका पॉसिबल है? हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि गुर्दों को ताकत देना। अगर आप कोई भी यूनानी किताब उठा लें उसके अंदर लिखा है कि गुर्दों को ताकत देना है और जो है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना है। और कई बच्चे जो है ये बेसिक साइनोसाइटिस बोल के एक बीमारी है जिसके अंदर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह होते हैं, उसमें भी मुतासिर होते हैं। तो इनिशियल में ये बच्चों को क्या करते हैं, बहुत से एंटीबायोटिक देने की वजह से उनका जो नज़ला, ज़ुकाम वगैरह जो होता है उस वक्त तो ठीक हो जाता है, पर फिर 10-15 दिन के बाद फिर से वापस आ जाता है। तो बच्चों को भी बार बार जो है एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराने पर भी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट साइनोसाइटिस जैसे बीमारियों में भी मुब्तला हो जाता है और बाद में चल के ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक लेने से किडनी की बीमारियों में
भी मुब्तला हो जाता है। जी, तो नाज़रीन, तो हमने जाना इस बीमारी के बारे में, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो कि आज जो कल हम सब महसूस करते हैं, बहुत छोटे बच्चों को भी हो जाती है, वो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। गैस जब इंसान के बनने लगती है तो फिर ये मान के चलिए कि उसको कुछ भी नहीं भाता। अगर उसकी फेवरेट चीज़ भी उसके सामने रखी है तो अगर उसका गैस उसकी बनने लग गई है तो वो उसको भी बिल्कुल दूर हटा देगा। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि आप कुछ भी खाते हैं, पेट फूलने लगता है, और या फिर आप खाने से पहले ही आप इतने ज़्यादा कहेंगे कि सेटिस्फाई रहते हैं, सैचुरेटेड रहते हैं कि आपका दिल नहीं करता है खाने का। तो गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। देखिए, गैस्ट्राइटिस जो होता है या गैस की जो प्रॉब्लम होता है, हमारी जो लेयर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाई है, जो मुंह से लेके मोशन तक का। अब इसके अंदर कोई खराश पैदा हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, अगर समझो कि ये यहाँ पर ईसोफेगस में हो गया तो ईसोफेजिटिस कहते हैं, अगर पेट में हो गया तो उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, अगर ये मोशन की जगह इन्हें रेक्टम वहाँ पर हो जाए तो उसको रेक्टाइटिस कहते हैं, नाम बदलता है। या आंतों में हो जाए तो इसको अल्सरेटिव कोलिटिस भी कहते हैं। जी। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं हमारी खाने की गैर एतदाली की वजह से होती हैं। जी जी। अब खानों के अंदर जो है स्पाइसी फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ऑयल फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, इसके अलावा स्ट्रेस, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ेगा इतना जो है गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। और टाइम पे शायद जो बे टाइम हम कभी भी कुछ भी खा लेते हैं। क्योंकि एक रिसर्च आया है इस तरीके से कि वक्त के तौर पर अगर आज आपने 2 बजे खाना खाया तो कल 2 बजे आपको HCl सिक्रेशन होगा, खाने का इंतजार करेगा, और उस वक्त आपने खा लिया तो वो जो है बराबर हो जाएगा। अगर आपने गैर जब HCl सिक्रेशन नहीं उस वक्त आप खा रहे हो। और दूसरी बात क्या है कि एक ग़िज़ा जो है डाइजेशन होने हमें देना चाहिए। जी जी। एक जो है होती रहती है, इसके अलावा फिर हम दूसरे खाते हैं, फिर तीसरा खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डाइजेशन हो रहा है उसको स्टॉप करके वो फिर दूसरे पे काम शुरू करता है। इस वजह से क्या होता है कि इंटेस्टाइन के जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर गंदगी जाके जमा हो जाती है और बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करती हैं। गैस का पैदा होना, इसे डकार जिसको कहते हैं, एक अलामत है, अंदर बीमारी की एक अलामत है। हम क्या करते हैं, कोई भी एक मैं दवा का नाम लेना नहीं चाहता, एलोपैथी की एक दवा है जो कि अभी बैंड हुई है तकरीबन 15-20 दिन के पहले, कि वो दवा से आज रिसर्च से ये साबित हुआ है कि वो दवा खाने से, जो बिल्कुल फेमस दवा है, कि कैंसर फॉर्म होता है। अच्छा। तो हमारे पास क्या है कि बहुत आसान यूनानी के अंदर ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो गैस्ट्राइटिस का, अल्सरेटिव कोलिटिस का, पेप्टिक अल्सर का जो है गैस खारिज करने के लिए बेहतरीन दवाएं हैं, घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू दवाएं हैं। 1% भी जो है उसका नुकसान नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा होता है। परमानेंट तौर पर अल्लाह अगर चाहेगा तो अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा जो वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया है, जो लिविंग स्टाइल है हमारा इस तरीके का हो गया है, आप खाने पीने की ही बात कर रहे हैं। अब अक्सर हम क्या करते हैं कि जो बेसिक हमारी खाने की चीज़ें हैं उसको छोड़कर चाय और कॉफ़ी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और रोटी खाने के बजाय, सैलड खाने के बजाय हम सोचते हैं कि बस जल्दी से चाय मिल जाए, उसमें हम आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं। या तो हम साइकी किस लेवल पर पहुँच गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि चाय पी के बस अब सब सही हो जाएगा, अब हमारा दिमाग काम करने लगेगा। ये भी तो सबसे बड़ी मेरे ख्याल से एक वजह हो सकती है गैस की। जी, ज़्यादा देखिए, चाय का भी कैसा है कि चाय फ़ायदा करने वाली चीज़ है, नुकसान करने वाली चीज़ नहीं। मगर चाय हम किसको कहते हैं? अगर आप हिंदुस्तान छोड़ के अगर बाहर चले जाओगे, मैं गया था चाइना, तो मुझे लाके पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, चाय। बोले ठीक है, चाय लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गर्म पानी में कुछ पत्ते थे, इमीडिएटली उन्होंने तोड़ा और गर्म पानी में डाल के दे दिया कि डॉक्टर साहब चाय लीजिए। ये असल चाय होती है जी, जिसको हम जो है कोई भी मिंट के पत्ते होते हैं उसको डाल के पीते हैं। ये असल चाय है जो कि फ़ायदा करती है। मगर हमारे कल्चर के अंदर जो चाय है कि जो है डिकॉशन बना के दूध डाल के जो चाय पीती हैं, वो चाय गैस पैदा करती है। आप डिकॉशन को अलग से पी सकते हैं, ब्लैक टी, या गर्म पानी को अलग से, दूध को अलग से। जब मिक्स करते हैं तो हमारी जो है पूरी गड़बड़ हो जाती है, यानी कि वो जो उन सब चीज़ों का मिजाज है वो भी अलग अलग है और वो मिलकर मिक्स होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अलग अलग लेने से नहीं प्रॉब्लम करती है। कॉफ़ी नुकसान ज़्यादा करती है, अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान करती है, कम का इशू नहीं है। मगर चाय का जो हमारा मसला है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो चाय पीते हैं, खासकर जो हैदराबाद के जो लोग होते हैं, उनके घरों के अंदर ये एक आदत है, नाश्ते के बाद चाय, दोपहर के खाने के बाद चाय, रात के खाने के बाद चाय। ये चाय पीने से, खाना फ़ौरन बाद, सही तौर पर डाइजेशन नहीं होता जी, और जो ग़िज़ा हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं होता। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे जो लोग चाय पीते हैं उनका पेट बड़ा रहेगा। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा मोटापा है, आप जो है थोड़ा सा जो है कुछ दवाएं दीजिए। मैं कहता हूँ कि दवा तो मैं दूंगा इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो, मगर आप कम से कम अपने फूड को चेंज करो। जैसा मतलब गैस की चीज़ें हैं उसको अवॉइड करो, और जो है जैसा चाय बार बार पीने का जो मसला रहता है हमारा रिवाज में है, इसको अवॉइड करो, एक्सरसाइज करो, तब जाके भी वो ठीक, कहीं ना कहीं जो है ओबेसिटी वगैरह जो है वो भी ठीक हो सकती है इंशाल्लाह।
डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी इस्लाह आपने हमारे नाज़रीन की बहुत बहुत शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर ढेर सारे नुस्खे लेकर और किसी ना किसी मौजू पर हम डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे और आपको हम कहेंगे कि ये प्रोग्राम हमारा एक तरीके से बेदारी मुहिम के तहत ही आता है, हम बेदार भी आपको ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल दामने वक्त में गुंजाइश कम है, दीजिए इजाज़त और आप हमेशा देखते रहिए सेहत और मर्ज़।